मैं विनोद कुमार सिंह टीएस कॉलेज हिसुआ मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज, जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जिस पर बातचीत जारी है, चीज़ें कवर की जा रही है। मेरा मकसद है कि आधुनिक काल को हम इतना आगे तक लेकर जाएं ताकि आपको कभी भी कोई सवाल आधुनिक में आ जाए तो आप परेशानी में ना आए, पूरी तरह से आप कुछ न कुछ लिख सकें। मेरे बताए जाने पर पूरी परीक्षा की तैयारी नहीं है। इसके लिए कुछ किताबें हैं जिसको अवश्य पढ़ना चाहिए। जैसे आधुनिक काल को समझने, जानने और चीज़ों को पकड़ने के लिए आप डॉक्टर नगेंद्र की जो संपादित किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, उस संपादित किताब को अवश्य पढ़ें। इसके अतिरिक्त विश्वनाथ मिश्र वाली किताब भी ठीक है, लेकिन नगेंद्र को ज़रूर पढ़िए आधुनिक के लिए, वो ठीक किताब है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी को भी देख सकते हैं। आइए आज हम इस टॉपिक पे बातचीत करेंगे, क्योंकि आज और कल 2 दिन की क्लास है, तो ये 2 दिन और इसके बाद दिवाली की छुट्टी हो जाएगी। इन छुट्टियों के पश्चात फिर जैसा भी होगा हम लोग बातचीत करेंगे। आज हम लोग बातचीत करते हैं कि कैसे मध्यकाल तक और फिर आधुनिक काल फर्क क्या पड़ा और भाषा के स्तर पर क्या फर्क पड़ा। भाषा के क्षेत्र में देखें तो जहाँ अवधि और ब्रज बहुत प्रचुर मात्रा में तेजी से मध्यकाल को ग्रस्त किया हुआ था। आप देखेंगे कि मध्यकाल में जब भक्तिकाल का दौर था, उस वक्त अवधि और अवधि के साथ ब्रज, दोनों भाषाएं, दोनों बोलियां जो कि अंत में भाषा का रूप लेती है, वो चल रही थी। अंतोगत्वा रीतिकाल जो मध्यकाल का दूसरा पार्ट है, जिसको हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं, उसमें आप देखेंगे कि ब्रज भाषा पूरी तरह से हावी रही। लेकिन आधुनिक युग में आप जानते हैं कि खड़ी बोली ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। खड़ी बोली का स्थान इतना प्रबल रहा कि खड़ी बोली में जब कविताएं ही नहीं बल्कि गद्य में भी रचनाएं होने लगी, और पद्य तो सबसे पहले ब्रज में ही चल रही थी भारतेंदु के समय, लेकिन जब गद्य में इसकी शुरुआत हुई तो खड़ी बोली में पूरे भारत को, खास तौर पे उत्तर भारत को ग्रस्त कर लिया। और ये दिल्ली हरियाणा वाला पूरा क्षेत्र आप देखेंगे, ख़ास तौर पे राजस्थान, जितने भी भाषाभाषी बाहरी जो थे, जैसे राजस्थानी बोलने वाले लोग, जैसे हरियाणवी बोलने वाले लोग, कौरवी बोलने वाले लोग, अवधि ब्रज वाले, सबका एक टारगेटेड हो गया खड़ी बोली। खड़ी बोली में चीज़ें चलने लगी। थोड़ी सी ज़रूर इस पर बातचीत हुई कि खड़ी बोली बहुत रूखा है, बहुत कड़ा है, क्योंकि ब्रज कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, लेकिन तब हुआ कि खड़ी बोली में कोमलता के प्रतीक के लिए हम फूलों को, कोमलता के लिए स्त्रीवाची शब्दों का प्रयोग करें। जैसे कहते हैं ना कि तू भूल नरी पंकज वन में, कहा जा सकता है कि तू भूल न रे पंकज वन में, लेकिन नहीं, जयशंकर लिखते हैं कि तुम भूल नरी पंकज वन में। तो ये शब्दों का जो खेल हुआ, इसमें खड़ी बोली ने अपना स्थान पूरी तरह से बनाया। और फिर आप देखेंगे कि पूरा जो आधुनिक युग है वो खड़ी बोली पर आधारित हो गई। भाषा, बोली, भाषा बनती है मानक हिंदी के अंतर्गत। खड़ी बोली ने अपना मानक कसौटी पर अपने आप को कस लिया। और तब आप देखेंगे कि जॉन क्रिट्स के अनुसार, जो कि पश्चिम बंगाल में हिंदू कॉलेज के समय के हैं, उस वक्त कहा जाता था कि हिंदी के अनुवाद के लिए और हिंदी के पठन पाठन के लिए टीचर्स रखे गए, शिक्षक रखे गए वहाँ हिंदू कॉलेज में। उसमें लल्लू लाल जी थे, सदल मिश्र जी थे, और आपका देखेंगे तो ये एक और नाम मैं फिलहाल भूल रहा हूँ। ये सारे लोग वहाँ पर शिक्षक के रूप में गए, और फिर यहाँ पर बोलियों का प्रभाव धीरे धीरे तेजी से फैलता चला गया। एक चीज़ और आप देखते हैं कि खड़ी बोली में जो रचनाएं हुई, उन रचनाओं में चीज़ें साफ उभर कर आ गई। तब स्थिति ये हो गई कि केवल आधुनिक युग में खड़ी बोली ने ही आधुनिक उसे बनाया, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आप देखते हैं
कि आधुनिक युग में चीज़ों को समझने और जानने के साथ साथ एक बड़ी चीज़ क्या हुई कि हम भावनाओं पे कम और तर्क पे ज़्यादा काम को करने लगे। आप जानते हैं भक्ति काल तक हम भावनाओं पे चल रहे थे, रीति काल थोड़ा सा तार्किक होता है, लेकिन आधुनिक काल पूरी तरह से तर्क पर आधारित हो गया। आधुनिक काल में ये कहा गया कि नहीं, जो चीज़ें तर्क की कसौटी पे खरी उतरे उसी को सही माना जाए। आप जानते हैं विवेकानंद ने सबसे पहले जब शिकागो में वो अपना स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सही और गलत कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि जो चीज़ मेरे लिए सही है वो सामने वाले के लिए गलत हो सकता है कि जो चीज़ हम कह रहे हैं कि आज का ये जो समय है, आज का जो वातावरण है, ये हमको ये चीज़ खाना चाहिए, हो सकता है कि किसी विपरीत व्यक्ति को वही खाना नुकसान कर दे। तो सही और गलत का फैसला आप कैसे करेंगे? हो सकता है कि जो व्यक्ति को बुरा लगता हो वही उसके लिए अच्छा हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इस पर विवेकानंद शिकागो में अपने स्पीच में कहते हैं, अपने भाषण में बोलते हैं कि सही गलत का फैसला आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं, उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि भारत के प्रवृत्ति में आप देखेंगे कि सुंदरता के प्रतीक बड़ी आँखें, घने और काले बाल, लेकिन यही काले बाल अगर आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में रखेंगे तो लोग कहेंगे डायन है। तो ये चीज़ें सही और गलत का फैसला आप कैसे कर सकते हैं? बड़ी आँखें यहाँ सुंदरता का प्रतीक है, वही नेपाल में आप चले जाइए, मणिपुर में चले जाइए तो लोग कहेंगे कि पता नहीं। समझ रहे हैं? तो कुल मिला करके चीज़ें बदलती हैं कि जो चीज़ आपके नज़र में सही है वो दूसरे के नज़र में भी सही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए कहा गया कि कभी भी आप कोई फैसला करें, कोई निर्णय करें, तो उस स्थान पे, दूसरे के स्थान पे खुद को रख कर देख लें एक बार कि क्या यदि जो फैसला मैं लेने जा रहा हूँ उस स्थान अगर पर जिस पर की प्रभाव पड़ेगा आसपास के लोगों को, या जिस पर भी प्रभाव पड़ेगा, वहाँ यदि मैं होता तो क्या होता। ये परिणाम को अगर हम समझ जाएं या परिणाम से हम वाकिफ हो जाएं तो शायद सही और गलत में बहुत सही निर्णय लेने में क्षमतावान हो सकते हैं। विवेकानंद जब कहे कि सही गलत का फैसला हम वही कर सकते हैं कि सही क्या है, तो जो वक्त के साथ, समय के साथ सही हो, तर्क के कसौटी पर खरी हो, वही सच है और वही सही है। तब आप कहेंगे कि दिन में, रात में यदि इतने लाइट्स जला दिए जाएं, इतने प्रकाश बना दिया जाए तो दिन नहीं माना जाएगा? कि नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ताकत, वो प्रकृति का नहीं है मामला, वो आपने अपनी ओर से जबरन ऐसी व्यवस्था की है। तो जबरदस्ती आप खाते हैं वो खाना, और एक सहजता से भूख लगने पर खाते हैं वो खाना, दोनों में फ़र्क है। और दोनों में सहजता से खाने वाले से आपको पौष्टिकता मिलती है और जबरन खाने से आपको नुकसान हो सकता है। पौष्टिकता जो बनी हुई है शरीर में वो भी निकल सकता है। तो ये चीज़ें सही और गलत का निर्णय कराते हैं। आप जब देखते हैं कि आधुनिक युग में सही और गलत का निर्णय तर्क के कसौटी पर देखने लगे लोग, और ये जब आप जानते हैं कि बौद्धिकता बढ़ी तो सही और गलत का फैसला करने में दिक्कत नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब हमने स्वतंत्रता से ज़्यादा स्वच्छंदता की ओर बढ़ने लगे, हम सबको लगा कि नहीं स्वतंत्र नहीं स्वच्छंद हो जाएं, तो परेशानी आ गई। आधुनिक युग में इस मामले को लेकर परेशानी आई है, इसीलिए संयुक्त परिवार टूटता गया, एकाकी परिवार हो गया, बहुत संकट बढ़ गए, अकेलापन हो गया, डिप्रेशन में जाने लगे। आप देख रहे हैं डॉक्टर पढ़े हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से ये काम कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि साइकोलॉजिस्टों की कमी नहीं रही। आप जान रहे हैं कि डॉक्टर बढ़ गए, क्योंकि डिप्रेशन बहुत है और मानसिक तनाव में हम घिरते जा रहे हैं, परिवार टूटता जा रहा है। कारण यही हुआ क्योंकि हम स्वतंत्र से ज़्यादा स्वच्छंद होने का प्रयास कर रहे हैं। हमें स्वतंत्रता तक रहनी चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन स्वच्छंद होने का मतलब है कि आप पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त हो रहे हैं, और ये मुक्ति अच्छा भी है और बुरा भी है। ऐसी ही चीज़ों को हमें समझना है और इसी चीज़ों को भांपना है। आधुनिक युग ने इसे समझने और भांपने का काम किया, समझने का बहुत अच्छा प्रयास किया। इसमें हमें निश्चित रूप से
यौन प्रवृत्तियों में जो नुकसान हो रहा है, जो आप देखेंगे कुंठाग्रस्त लोग हो रहे हैं, मानसिक परेशानी आ रही है, इन चीज़ों से बचाव का एक ही सहजता है और रास्ता है, या सहज दवा है जो आप कह सकते हैं, कि आप प्रसन्न रहें और सही गलत का फैसला करके और आगे बढ़ें। ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि किसी को भी, अपने को या दूसरे को भी हानि हो। तो हमें लगता है कि संसार और अच्छा हो जाएगा। और आधुनिक युग में सुविधा तो दिया, लेकिन सहजता छीन लिया है। इस सहजता को बनाए रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं समझौतावादी होना होगा, समझौते पे आना होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली बातचीत कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।